Hello, students. So, I'm here with the politics second chapter, constitutional design. So, in this chapter, we have discussed about the meaning of the constitution, the need of constitution, as well as we have discussed about the South African society policy of apartheid, and as well as we have the segregation of the non-whites. So, many concepts regarding to the South Africa we have discussed about this. So toward freedom is also completed by us in previous lecture. So let me start the new topic towards a new constitution. सो आज हम देखते हैं कि अभी तक हमने ये देखा कि साउथ अफ्रीका नेल्सन मंडेला की लीडरशिप में किस तरीके से डिफरेंट टाइप्स की जो भी प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व करके फ्री बनती है और ब्लैक पीपल्स को भी वहाँ पे पॉलिटिकल राइट्स वगैरह देने में हेल्प करती हैं। तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि एक नए कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ साउथ अफ्रीका किस तरीके से मूव करता है। आफ्टर द इमर्जेंस ऑफ न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, black leaders appealed to fellow blacks to forgive the whites for the atrocities they had committed while in power. जब साउथ अफ्रीका में न्यू डेमोक्रेटिक सिस्टम जब एमर्ज होता है तो वहाँ पे जो ब्लैक लीडर्स थे उन्होंने क्या किया कि जो वाइट पीपल्स थे उनको फॉरगिव किया, उनको माफ़ी दे दी, क्योंकि उन्होंने जो भी किया था जब वाइट का शासन चल रहा था तो उस समय जो कुछ भी किया गया था वाइट के द्वारा उसके लिए ब्लैक्स ने उनको क्या किया, माफ़ कर दिया। दे सेड let us build a new South Africa based on equality of all races, men and women, on democratic values, social justice and human rights, and drawn up a constitution. उनका ये मानना था, साउथ अफ्रीका के जो ब्लैक लीडर्स थे उनका एक सबसे बड़ा सिद्धांत उन्होंने ये माना कि हमें अपनी साउथ अफ्रीका को कि जो ब्रिटिश है, जो साउथ अफ्रीका का जो नया हम निर्माण करने जा रहे हैं वहाँ पे क्या होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए कि इक्वलिटी ऑफ ऑल रेसेस मेन एंड वुमेन, कि मेन एंड वुमेन की जो भी रेसेस हैं उन सभी को इक्वल माना जाए। ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, जहाँ पे हर किसी की इक्वलिटी हो, राइट्स हो, हर तरीके की चीज़ दी जाए, तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की बात की गई। सोशल जस्टिस की बात कही गई, सोशल राइट्स होनी चाहिए। तो साउथ अफ्रीका के लोगों ने ये माना कि हमें हमारा जो साउथ अफ्रीका बननी चाहिए वहाँ पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए और इन सारी चीज़ों को इम्पॉर्टेंस देते हुए हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए। तो अब यहाँ से शुरू होता है हमारा डिज़ाइनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आफ्टर लॉन्ग नेगोटिएशंस बोथ पार्टी एग्रीड टू the principle of majority rule and that one person and one vote. एक लंबे नेगोटिएशंस के बाद, एक वाद विवाद के बाद लोगों को ये माना, हर एक लोगों ने, वाइट ब्लैक सभी ने ये माना कि हमें वन पर्सन वन वोट की जो सिद्धांत है उसको हमें ध्यान देना चाहिए और साथ ही साथ हमें मेजॉरिटी की वो भी फॉलो करना चाहिए। दे आल्सो एग्रीड to accept some basic rights for the poor and the workers. उन लोगों ने ये भी माना कि जो पुअर पर्सन्स हैं, जो वर्कर्स सोसाइटी के लोग हैं, इनके पास एक कुछ बेसिक राइट्स होने ज़रूरी हैं। The blacks agreed that majority rule would not be absolute. ब्लैक ने ये माना कि मेजॉरिटी रूल कहीं ना कहीं बहुत अच्छा नहीं है। दे ऑल्सो एग्रीड दैट द मेजॉरिटी वुड नॉट टेक अवे द प्रॉपर्टी ऑफ द वाइट माइनॉरिटी। उनका ये मानना था कि जो मेजॉरिटी है, माइनॉरिटी वाइट की जो प्रॉपर्टी जो उनके पास है उसको वो शायद ना ले पाएँ या उनसे वो ले करके लोगों में डिस्ट्रीब्यूट ना कर पाएँ या उसको अपने पास से ले करके उसका एक वेलफेयर यूज़ में ना ला पाएँ। तो इस तरीके की वहाँ की मानसिकता लोगों की बन रही थी। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया। हाउ वॉज दिस कंप्रोमाइज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड?
इतनी सारी डिफरेंसेस होने के बावजूद भी माइनॉरिटी मेजॉरिटी को ध्यान में रखते हुए आखिर ये कॉम्प्रोमाइज़ कैसे किया गया, कैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ। इसके साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान देना है कि उनका ये सिद्धांत था कि हमें ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए जो फ्यूचर में भी लोगों की राइट्स को, लोगों की वैल्यूज़ को, जो ट्रस्ट है उसको गारंटी दे सके। The only way to build and maintain trust in such situation was to write down some rules of the game in the form of constitution that everyone would abide by। तो ये जो कॉम्प्रोमाइजेशन थी, फ्यूचर में उनको गारंटी देने की बात कही गई, तो इसके लिए उनके पास एक ही सॉल्यूशन निकला कि इन सारी रूल्स रेगुलेशंस को जो हम चाहते हैं उसको राइट किया जाए, कि उसको एक प्रॉपर वे में हम कैसा चाहते हैं, रूल रेगुलेशन कैसे होनी चाहिए, पीपल्स के पास राइट्स क्या होंगे, उनकी ड्यूटीज़ क्या होंगी, इन सारी चीज़ों को राइट कर दिया जाए और उसको नाम दिया जाए कॉन्स्टिट्यूशन। और यह कॉन्स्टिट्यूशन हर किसी के लिए अप्लाइड होगा, हर कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आएगा, उससे अलग कोई भी नहीं होगा। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि साउथ अफ्रीका में जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कही गई तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जिस पे फोकस किया गया था वह था इक्वलिटी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, सोशल जस्टिस, ह्यूमन राइट्स। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके आपके साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। अब आते हैं हम वर्ल्ड का एक बेस्ट और एग्ज़ाम्पल देखते हैं जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बड़े पैमाने पे वहाँ पे अप्लाई हुआ था, वह है हमारा कंट्री इंडिया। तो यहाँ पर हम देखें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की में जब बात हम की जाती है तो यहाँ पर हम बात करें तो इसके सामने कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाने की बात चल रही थी वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल रही थी। तो पहले इसमें सबसे बड़ी दिक्कत थी कि जो इंडिया था उस समय बहुत ज़्यादा छोटे छोटे भागों में डिवाइडेड था, डाइवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा थी और इन सभी को एक साथ लेकर के चल पाना थोड़ा सा एक टफ वर्क था। और ऐसे में हर एक लोगों को सेफ करना, सिक्योरिटी करना, लोगों को फ्यूचर गारंटी देना, ये एक बहुत बड़ा एक टास्क रहा है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से बनकर तैयार होता है, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, स्टेप्स क्या क्या थे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एक बनाई गई थी और इसी असेंबली के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन को रेडी किया गया था। तो अब देखते हैं कि द डिफ़िकल्टीज़ फेस्ड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो बना दी गई और इसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई कि आप टाइम लेकर के हमारी कंट्री के लिए एक वेल डिज़ाइंड करिए कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली ने जब ऑब्ज़र्व किया इंडिया की सिचुएशन को तो उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स उनके सामने आ रही थी। तो पहली प्रॉब्लम थी ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री। ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री, कि एक तो बड़ी कंट्री और दूसरी उसमें डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी। तो इस वजह से देखा हम बात कर सकते हैं तो इसमें डाइवर्सिटी किस मामले में थी तो हम देख सकते हैं कि इमर्जेंस फ्रॉम द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट्स टू दैट ऑफ सिटीजन्स, कि जो सिटीजन्स थे उनके स्टेटस अलग अलग थे और स्टेटस के अकॉर्डिंग उनकी डिमांड अलग अलग थी कि हमारी कंट्री कैसी होनी चाहिए, उसमें किन किन चीज़ों का समावेश होना चाहिए। इस मामले में बहुत ज़्यादा मतभेद थे। पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस, ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि रिलीजियस बहुत बड़े पैमाने पे देखा जाए तो हर सबसे ज़्यादा जो रिलीजियस डिफरेंसेस या डाइवर्सिटी वो हमको इंडिया में ही दिखाई पड़ती हैं। At least 10 lakh people were killed on both sides of the border in partition related violence। अगर हम बात करें तो जिस समय हमारी कंट्री इंडिपेंडेंस हुई थी
उस समय हमारी कंट्री का डिवीज़न भी हुआ था, पार्टीशन भी हुआ था इंडिया एंड पाकिस्तान के रूप में। तो वहाँ पे लगभग 10 लाख के आस से ज़्यादा लोगों को सिर्फ रिलीजन बेस पे मार डाला गया था। तो एक तो पहली चीज़ हम यही देख सकते हैं कि डाइवर्स कंट्री, रिलीजियस डाइवर्सिटी दिखती है हमको, लैंग्वेज डाइवर्सिटी दिखती है। तो हर एक लेवल पे हमको यहाँ पे डाइवर्सिटी देखने को मिल जाती। अदर्स अगर देखा जाए, प्रिंसली स्टेट्स एंड देयर राइट। जब भारत हमारा आज़ाद हुआ, भारत का डिवीज़न किया गया, तो उस समय देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे स्टेट्स थे जहाँ पर, या बहुत सारे ऐसे किंगडम थे, बहुत सारे ऐसे एरिया थे जहाँ पर कोई प्रिंस या किंग वहाँ पे शासन कर रहे थे। तो ये जो प्रिंसली स्टेट्स थे, इनको ब्रिटिशर्स ने अलाउ कर दिया कि आप फ्री होकर के भी आप अपने आप को अलग कंट्री के रूप में एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनके पास ये राइट भी मिला हुआ था। इस वजह से ये एक बड़ी प्रॉब्लम सामने आई कि क्योंकि वो ना भारत में जाना चाहते थे ना पाकिस्तान में आना चाहते थे, वो अपने आप को फ्री करना चाहते थे। द मर्जर ऑफ दीज प्रिंसली स्टेट्स वाज अ डिफ़िकल्ट एंड अनसर्टेन टास्क। तो इनको भारत की भूभाग में मिलाना एक जो हमारा रीजन था, जिसे हमने इंडिया नाम देने की कोशिश कर रहे थे उस वक्त लोग, तो वहाँ पे इनको मिलाना, उनको अपने साथ लेकर के चल पाना एक बहुत बड़ा टास्क था, ये बहुत टफ टास्क रहा था। द फ्यूचर ऑफ कंट्री डिड नॉट लुक एज सिक्योर एज इट डज टुडे। कि जितना हम आज की डेट में इंडिया को हम जिस लेवल पे देखते हैं, जिस तरीके से इसका एक फॉर्म हमको सामने दिखाई देता है, वो कहीं ना कहीं उस समय एक बहुत बड़ी टफ वर्क लग रहा था। लोगों को ऐसा नहीं लग रहा था कि हम सिक्योरिटी लोगों को दे पाएंगे। तो हम आज भी देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपके कॉस्ट को लेकर के, रिलीजन को लेकर कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम सामने आती ही रहती हैं। सो फ्यूचर ऑफ कंट्री डिड नॉट लुक एज सिक्योर एज इट डज टुडे। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी उस समय भी। द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ एंग्जाइटी अबाउट द प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले या जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उनके सामने सिर्फ करेंट की ही सिचुएशन नहीं थी, उन्होंने थोड़ा सा लॉन्ग टर्म्स के बारे में सोचा, फ्यूचर को सोचा कि फ्यूचर में क्या इसका रिस्पांस हो सकता है। तो प्रेजेंट एंड फ्यूचर को देख करके भी कॉन्स्टिट्यूशन को रेडी करना आवश्यक हो गया था। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, उसको डाइवर्सिटी की प्रॉब्लम थी, प्रिंसली स्टेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर कैसे किया गया, किस तरीके से इस चीज़ को सेट करके एक बिग कंट्री के रूप में एमर्ज किया गया। सम एडवांटेज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स, कॉन्सेंसस अबाउट डेमोक्रेसी। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जिसमें भीमराव अंबेडकर का नाम आता है, BN राव का नाम आता है, कैम मुंशी का नाम आता है, जवाहरलाल नेहरू का नाम आता है। तो ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स या फ्रेमर्स थे, इनकी कुछ विशेषताएं थी। तो पहली विशेषता थी कि कॉन्सेंसस अबाउट डेमोक्रेसी। ये सभी एक चीज़ को मानते थे कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हमारी कंट्री में होनी चाहिए। आवर नेशनल मूवमेंट्स वर नॉट merely a struggle against a foreign rule. It was also a struggle to rejuvenate our country and transform our society and politics. कि जो नेशनल मूवमेंट जो हमारा एक लंबे समय से चल रहा था हमारी कंट्री में, इंडिया को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए जो भी मूवमेंट्स चलाए जा रहे थे, जो भी आंदोलन हुए थे, वे सिर्फ और सिर्फ फॉरेन रूल को के अगेंस्ट ही नहीं था। वो कहीं ना कहीं वो नेशनल मूवमेंट हमारी अपनी कंट्री को में बहुत सारे बदलाव लाने के लिए भी किए गए थे। बहुत सारी हमारी कंट्री में इनजस्टिस थी, बहुत सारी आपकी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ थी जो बहुत अच्छी नहीं थी,
जिनको दूर करना ज़रूरी था, जो हमारी सोसाइटी के लिए अच्छी नहीं थी। तो ऐसी सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करना, पॉलिटिक्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए भी कहीं ना कहीं यह स्ट्रगल बार बार चलाए जा रहे थे। फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड इन मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ ऐसे भी फैक्टर्स थे जिसने कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया, अपना योगदान दिया। तो पहली चीज़ बात हम करें तो मोतीलाल नेहरू कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड बाय मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर इन 1928। अगर हम सबसे पहले बात करें कि हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, यह बात मोतीलाल नेहरू के द्वारा पहली बार कही गई थी और उन्होंने 1928 में क्या किया, एक कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने ड्राफ्ट किया था, जिसमें एक तो मोतीलाल नेहरू थे और साथ ही साथ उनके कुछ 8 अदर्स उनके हेल्पर्स थे, जिन्होंने मिल करके एक 1928 में कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था और उसी को नाम दिया गया था मोतीलाल नेहरू कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट इवेंट हमको दिखाई देता है 1931 में कराची कांग्रेस सेशन। कांग्रेस एक हमारे बहुत आज की डेट में भी है, हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी है। ये बहुत हिस्टोरिकल पार्टी रही है, जो बहुत पुराने समय से हमारी कंट्री में इसकी जड़ें देखने को मिलती हैं। तो कांग्रेस टाइम टू टाइम वो क्या करती थी, मीटिंग करती थी, तो उसी को नाम दिया गया था सेशन, और जिस लोकेशन पे किया जाता था उसी के नाम पे उस सेशन का नाम रख दिया गया था। जैसे कराची में ये सेशन हुआ था 1931 में, उसको नाम दिया गया था कराची कांग्रेस सेशन। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसको शॉर्टली हम INC भी कहते हैं। तो INC सेशन कराची में 1931 में हुआ था, जहाँ पर इंडिया में पहली बार ये बात कही गई कि हमारी फ्रीली इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके का होना चाहिए। यहाँ पर भी ये बात हम देखें तो कराची अधिवेशन में भी, या जो कराची कांग्रेस सेशन था, वहाँ पर भी इस बात पे फोकस किया गया कि अगर हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हो जाए तो उसका लुक कैसा होना चाहिए, वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होना चाहिए, वहाँ के लोग कैसे होने चाहिए। इन सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये फैक्टर रहा है, क्योंकि अब ये क्या था, इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्या था कि जो ब्रिटिशर्स थे अपने आप को इंडिया में एक पॉलिटिकल मेकर मानते थे कि पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा बेहतर वो कर सकते हैं, तो ये बार बार कुछ एक्ट बनाते थे, कुछ रूल रेगुलेशन अप्लाई करते थे। तो 1935 में उन्होंने एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया था, उसमें बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने दिया था। तो ये 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, ये भी बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। इसकी इम्पॉर्टेंस हम इसी समझ सकते हैं कि लगभग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के 60% से अधिक आपके जो आर्टिकल्स हैं वो हमारी करेंट कॉन्स्टिट्यूशन में अप्लाइड हैं। सो यू कैन इमेजिन व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस एक्ट। तो ये बहुत सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हेल्प करती हैं। So in next video we will try to understand inspiration by other countries constitutions। ये तो हमने जस्ट देखा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जब बनना शुरू किया गया तो कौन कौन सी चीज़ें ली गई थी। तो पहली चीज़ हमने क्या देखा कि मोतीलाल नेहरू कॉन्स्टिट्यूशन पहली बार यहाँ पे बात की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमारी कंट्री में होने के लिए। फिर कराची कांग्रेस सेशन हुआ 1931 में। इसके बाद 1935 में ब्रिटिशर्स के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया गया था, वह भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना गया है। सो और भी बहुत सारी फैक्टर्स हैं जो अदर्स कंट्रीज से भी लिए गए हैं, तो उनके बारे में हम नेक्स्ट डे में चर्चा करेंगे। थैंक्स टू एवरीवन।